पुराने जमाने की बात है। बादशाह औरंगजेब की एक विशाल सल्तनत थी। लंबी चौड़ी सरहदें, बेइंतहा फौज, ऊंचे महल, सोने चांदी से सजे दरबार और दूर दूर तक फैली हुई शोहरत। उसके नाम का डंका दुनिया के कई हिस्सों में बजता था। कहते हैं कि उस दौर में कोई अगर बादशाह का जिक्र करता तो लोग इज्जत से सिर झुका लेते। इस बादशाह की एक बेटी थी, शहजादी मल्लिका तरन्नुम। नाम ही ऐसा कि सुनते ही होंठों पर मुस्कुराहट आ जाए। और सच भी यही था। उसे देखने वाले कहते कि वो जैसे चलती फिरती रोशनी है, जैसे सुबह का पहला तारा। जैसे शहजादी ने सोचा, आज शिकार पर चले। उसके साथ निशानेबाज गुलाम, तीर कमान उठाए सिपाही और नौकर, सब तैयार। घोड़ों की टापें हवा में लय बनाती। काफिला शहर से निकला और जंगल की सरहद पर जा पहुंचा। जंगल में आकर शहजादी ने अपना कमान उठाया। सामने झाड़ियों में कोई हलचल हुई। किसी हिरण का ख्याल करके उसने निशाना साधा, पर किस्मत ने मोड़ लिया। तीर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और दूर लकड़ी काटते एक नौजवान को जा लगा। आह! एक चीख। काफिला घबरा कर दौड़ा। शहजादी के होश उड़ गए। वो घोड़े से उतरकर भागी और जमीन पर गिरे उस लड़के के पास जा बैठी। तीर कंधे के पास धंस गया था। खून बह रहा था और लड़के का चेहरा दर्द से पीला पड़ता जा रहा था। वो कोई अमीर ज्यादा नहीं था, लकड़हारे का बेटा था। साधारण कपड़े, मिट्टी से सना चेहरा, मगर आंखें जैसे साफ झील जिनमें सच की चमक तैर रही हो। शहजादी को अपनी गलती पर शर्म आई। उसकी आंखें भीग गईं। उसने फौरन अपने हकीम को बुलाया, कपड़े फाड़कर पट्टियां बनवाईं, इत्र के पानी से घाव साफ कराया और अपने हाथों से लड़के के माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। वो बार बार कहती, मुझे माफ करो, ये मेरी गलती थी। लड़का पलकों को झपकाकर बस इतना कह सका, किस्मत, और बेहोश हो गया। उसका नाम आरमान था, लकड़हारे सलीम का बेटा। सालों से जंगल में लकड़ी काटकर वो और उसका बाप शहर में बेचते और उसी से घर चलता। शहजादी ने फैसला किया कि वो उसे महल के पास बनी शाही सराय के एक खास कमरे में ले जाएगी, ताकि हकीम दिन रात उसकी देखभाल करें। पहले तो आरमान के बाप ने डर कर मना किया। उसे लगा कहीं ये राजसी लोग उनको सजा न दे दें, मगर शहजादी की आंखों में सच्चाई देखकर वो मान गया। कई दिन तक आरमान का इलाज चलता रहा। शहजादी रोज आती, कभी दवा पकड़ा देती, कभी सूप पिलाती, कभी बस खिड़की के पास बैठकर हवा में उड़ते पत्तों को देखती और चुपचाप दुआ करती। धीरे धीरे आरमान की तबीयत संभली। घाव हल्का हुआ, दर्द कम हुआ और जिस दिन पहली बार वो उठकर बैठा, शहजादी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे बादलों से निकलकर धूप गिर पड़ी हो। मगर ये सिर्फ इलाज का रिश्ता नहीं रहा, ये कहानी दिलों की थी। शहजादी मल्लिका तरन्नुम, जिसके नाम में तरन्नुम था, धीरे धीरे अपने दिल की धुन सुनने लगी। उसे अरमान की बातों में अपनापन मिलता, उसकी आंखों में मजबूती दिखती, उसके सपनों में सच्चाई नजर आती। अरमान पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर दिमाग तेज था, दिल साफ था और मेहनत उसकी पहचान। वो बताता कि कैसे उसका बाप सर्द रातों में झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठकर दुआएं करता, कि कैसे उसने मेहनत से सीखा कि जंगल कहाँ काटना है और कहाँ बचा कर रखना है, कि नदी का पानी कब उपनेगा, कि किस पेड़ की टहनी से अच्छे साज बनते हैं। कव्वालों और फकीरों की महफिलों में वो कभी कभी दफ बजाता, इसलिए ताल लय की समझ भी अच्छी थी। शहजादी ऐसे ही सादे सच्चे रंग से अनजान थी। उसे ये रंग अपना सा लगा। वो अक्सर उसके साथ सराय के बाग में बैठती और आरामान पेड़ों, पंछियों, नदियों की कहानियां सुनाता। शहजादी महसूस करती कि असली अमीरी असल में इसी सादगी में है, जहां दिल धड़कता है बिना डर के, बिना दिखावे के। इधर महल में कानाफूसी शुरू हो गई। शहजादी रोज किससे मिलने जाती है? किस लकड़हारे का बेटा? ये तो शाही मर्यादा के खिलाफ है। दरबारियों को जलन होने लगी। कुछ राजकुमार जो दूर दूर से रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें यह बात नागवार गुजरी। वजीर आजम ने बादशाह से कहा, हुजूर, इज्जत का सवाल है। शहजादी का नाम एक आम लड़के के साथ जोड़ा जा रहा है। बादशाह औरंगजेब ने सख्ती से कहा, जांच करो, मगर जल्दबाजी मत करो। शहजादी को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मोहब्बत एक इम्तिहान बनने वाली है, मगर दिल तो वही करता है जो उसे सही लगे। उसने तय किया कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो उसे छुपाने की नहीं, निभाने की जरूरत है।
मगर वो समझदार भी थी। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने आरमान से कहा, अब तुम्हें अपने गांव लौटना चाहिए, अपने बाप के पास। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तो काम पर लग जाना। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी मेहनत और इज्जत से खड़े रहो। हमें जो भी करना होगा सच्चाई और इज्जत के साथ करेंगे। आरमान ने सिर झुकाकर हामी भरी। वो लौट गया। शहजादी ने महल में अपने आप को किताबों और हुनर में लगा लिया। उसने जर्राहों, सर्जनों से मरहम पट्टी का काम सीखा और रसोई में जाकर गरीबों के लिए सूप बनवाने लगी। उसने महल के पीछे एक छोटा सा मदरसा और दवाखाना खुलवाया, जहां शहर के गरीब बच्चे पढ़ने और इलाज के लिए आ सके। वो नाम नहीं बताती थी कि किसने खुलवाया, बस रातों को पर्दे के पीछे से देखती कि कोई बच्चा किताब लेकर मुस्कुरा रहा है, कोई बूढ़ी अम्मा दवा लेकर दुआ दे रही है। उसके दिल का खाली कमरा जैसे भरने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ लेने वाली नहीं, बांटने वाली थी। लेकिन कहानियों में मोड़ आते हैं। एक दिन खबर आई कि पहाड़ी दर्रे पर डाकुओं ने डेरा डाल रखा है। शहर आने जाने वाली सप्लाई बंद, बाजार सूने और गांवों में डर। वजीर ने ऐलान किया कि जो भी दर्रा साफ कर देगा उसे दरबार से इनाम मिलेगा। कई बहादुर निकले, मगर डाकुओं का सरदार चालाक था। उसी वक्त आरमान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ योजना बनाई। उसे जंगलों के रास्ते पता थे, पहाड़ी पगडंडियों की दिशा पता थी। उसने डाकुओं की घेराबंदी को रात के अंधेरे में पीछे से काटा और शहर के सिपाहियों को इशारा दिया। एक टक्कर में डाकू भाग निकले और दर्रा खुल गया। शहर में फिर से रौनक लौटी। बाजारों में हंसी, मस्जिदों और मंदिरों में शांति और सरायों में आवाजाही बढ़ी। वजीर को रिपोर्ट मिली कि जिस लड़के ने रास्ता दिखाया वो वही लकड़हारे का बेटा है, आरमान। दरबार में उसे बुलाया गया। वो सादा कपड़े पहनकर आया, झुका और बोला, हुजूर, मैंने वही किया जो एक शहरवासी की जिम्मेदारी है। बादशाह ने पुरस्कार देना चाहा। उसने बस यही कहा, मेरे जैसे और भी हैं जो भूखे हैं। अगर इनाम देना है तो किसी अनाथ खाने को दे दीजिए। दरबार में सन्नाटा। लोग उसकी बात पर हैरान। वजीर के होंठ सिल गए और कुछ के दिल में चुभन भी हुई कि यह आम लड़का इतना सलीके से कैसे बोल गया। बादशाह ने उस दिन कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में सोच उतर आई। उधर दरबार के 2-3 अमीरजादों को यह बात खटक गई। उनमें से एक, फिरोज शाह, एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार, खास तौर पर नाराज था। पहले उसकी नजर शहजादी पर थी। अब उसे लगता था कि एक आम लड़का उसकी राह में है। उसने चाल चली। शहर में अफवाह उड़ाई कि आरमान ने डाकुओं से सांठगांठ करके नाम कमाया है। कुछ सिपाही उसके पीछे लगा दिए गए। बात शहजादी तक पहुंची तो उसका दिल कांप उठा, मगर उसने अपने जज्बात काबू में रखे। वो सीधे अपने वालिद बादशाह के पास गई। उसने सच्चाई से सब बयान किया, कैसे तीर चला था, कैसे उसने आरमान का इलाज कराया, कैसे वो उसकी इंसानियत और मेहनत से प्रभावित हुई, और कैसे अब उस पर झूठी तोहमत लगाई जा रही है। उसने कहा, अब्बा हुजूर, अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं कसूरवार हूं, लेकिन अगर इंसानियत इनाम है तो आरमान उसका हकदार है। बादशाह औरंगजेब ने गहरी सांस ली। उसने वजीरों से कहा, जांच पड़ताल दरबार के सामने होगी, कोई फैसला पर्दे के पीछे नहीं होगा। अगले दिन खुले दरबार में गवाहियां हुई। पहाड़ों से लौटे सिपाहियों ने बताया कि रात के अंधेरे में जो रास्ता दिखा रहा था वो अरमान था। उसने अपनी जान का खतरा उठाकर दर्रा खुलवाया। 2 बूढ़े पहरेदारों ने कहा कि आरमान महीनों से सराय में मुफ्त में बूढ़ों को सूप पिलाया करता था। एक मौलवी और एक पंडित, दोनों नेते ने गवाही दी कि मदरसे और दवाखाने को रात बेरात कोई गुमनाम दान देता रहा है और उसी के कारण गरीब बच्चों की पढ़ाई चालू है। फिरोज शाह की झूठी कहानी पड़ताल में ढह गई। बादशाह ने उसे फटकारा और कहा, ताजदार होना सिर्फ खून से नहीं, खुलूस से होता है। दरबार के बाद शाम ढलते ही शहजादी ने पहली बार बिना पर्दे के आरमान से मुलाकात की। उसने कहा, मैंने आज अपने दिल की आवाज तुम्हारे सामने और दुनिया के सामने रख दी, अगर तुम चाहो तो। उसके शब्द रुक गए। आरमान ने सिर झुका दिया, बोला, शहजादी, मोहब्बत इज्जत से बड़ी नहीं होती, पर इज्जत मोहब्बत से दूर नहीं। अगर आपके वालिद-ए-मोहतरम इजाजत दें तो मैं अपनी औकात के मुताबिक हर इम्तिहान देने को तैयार हूं।
इम्तिहान तय हुए 3 कसौटियां। 1 बहादुरी, क्योंकि बादशाह का दामाद कायर नहीं हो सकता। 2 अमानतदारी, क्योंकि राज की नींव भरोसे पर है। 3 दानिशमंदी, क्योंकि तजुर्बे के बिना ताकत अक्सर अन्याय बन जाती है। पहली कसौटी में आरमान को शहर से दूर बाढ़ग्रस्त गांव में राहत का इंतजाम करना था। बारिश थमती नहीं थी, नदी उफनती रही, लेकिन वो किश्तियों का बंदोबस्त करके अनाज और दवाइयां ले गया और कई जानें बचाईं। दूसरी कसौटी में खजाने से उसे कीमती सामान सौंपा गया, शर्त ये कि 3 दिन में उसका हिसाब किताब बेदागा लौटाए। उसने खजाने की हर चीज का ब्यौरा, हर सिक्के की निशानी और हर कपड़े की तह तक दर्ज करके लौटाया, यहां तक कि एक मोती की डोरी में टूटी गांठ भी ठीक कर दी। तीसरी कसौटी दानिशमंदी सबसे पेचीदा थी। बादशाह ने 3 सवाल रखे। राज कब कमजोर होता है, ताकत को कौन संभालता है और इंसाफ का पहला कदम क्या है? आरमान ने कहा, राज तब कमजोर होता है जब हुक्मरान लोगों की आवाज से दूर हो जाए। ताकत को हमेशा जिम्मेदारी संभालती है, वरना वो जुल्म बन जाती है। और इंसाफ का पहला कदम यह है कि अपने लोगों को अपना समझा जाए। धर्म, जात, अमीरी गरीबी से ऊपर जाकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की आंखें भीग आईं। उसे अपनी जवानी का एक रूप दिख गया, जब यह तख्त उसके लिए इबादत था, सिर्फ शान नहीं। उसने ऐलान किया, आरमान इम्तिहान में कामयाब हुआ। अब फैसला मेरा नहीं, मेरी शहजादी का है। सबकी नजरें शहजादी मलिका तरन्नुम पर टिक गई। उसने आंखें नीची की, फिर सीधे आरमान की तरफ देखा। उसके लफ्ज धीमे थे, मगर उनमें एक समंदर सा भरोसा था। मैंने अपने रब से हमेशा सच्ची मोहब्बत मांगी थी। अगर ये मोहब्बत मुझे इज्जत के साथ मिलनी है तो मैं इसे अपनी किस्मत समझती हूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर किस्मत का लिखा आज सबके सामने है। शादी की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन फिरोज शाह हार मानने को तैयार न था। उसने आखिरी चाल चली। शादी से 1 रात पहले शाही अस्तबल में आग लगवा दी, ताकि अफरा तफरी मचे और इल्जाम आरमान पर लगे। आग भड़क उठी, घोड़े बेकाबू, गुलाम इधर उधर भागते और रात का आकाश लाल। आरमान ने बिना सोचे बिना समझे सिपाहियों को पुकारा, पानी की मशकें बनवाई और अस्तबल के पीछे से दीवार तोड़कर घोड़ों को निकाला। आग के दरमियान वो खुद फंस गया। एक शहजादी की चीख हवा में तैर गई, आरमान! दरबारियों को लगा कि अब सब खत्म, मगर उसी वक्त आरमान उभर आया। कंधे पर एक घायल बालक घुड़सवार और हाथ में लगाम। बाहर निकलते ही वो गिर पड़ा। शहजादी भागकर उसके पास पहुंची। इतने में पीछे छिपे एक नाल में फंसी सोने की कमर पट्टी मिल गई, वही जो फिरोज शाह पहनता था। जांच हुई, राज खुला। फिरोज शाह की साजिश पकड़ी गई। उसे उसी रात सल्तनत से निकाल दिया गया। सुबह का आसमान साफ था, जैसे शहर की गर्द धो दी गई हो। निकाह विवाह सादगी से हुआ। शहजादी ने भारी जेवर नहीं पहने, सिर्फ एक हल्का कमल सा गजरा और साधारण दुपट्टा, जैसे कहना चाहती हो कि मोहब्बत की पहचान शानो शौकत नहीं, सच्चाई है। आरमान ने नया रेशमी जोड़ा पहना, मगर उसके पैरों में वही पुराने जूते, जो उसे याद दिलाते कि इंसान की पहचान उसके कर्म से है, कपड़ों से नहीं। शादी के बाद शाही ऐलान हुआ, शहर के हर गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए मदद, हर विधवा को राशन और हर बुजुर्ग के लिए दवा। शहजादी और आरमान ने महल के पीछे के दवा खाने को बड़ा करवा दिया। मदरसे में नए उस्ताद रखे गए। आरमान ने जंगलों में पेड़ काटने के नियम बनाए, कहां लगेंगे कहां नहीं कटेंगे, ताकि शहर का सांस लेना आसान हो। शहजादी ने हर जश्न में फिजूल खर्ची कम की और बची रकम से पुल, कुएं और सराय बनवाई। लोग धीरे धीरे ये समझने लगे कि शाही जोड़ी सिर्फ महल की नहीं, शहर की भी है। उनकी धड़कन के साथ धड़कती है। वक्त बीतता गया। शहजादी मलिका तरन्नुम की हंसी महल के हर कोने में गूंजती और आरमान की समझदारी शहर के हर नुक्कड़ पर महसूस होती। बादशाह औरंगजेब सुकून से अपने बुजुर्गी के दिन काटते। कभी पोतों के साथ बाग में खेलते, कभी मस्जिद के इमाम और मंदिर के पंडित दोनों को बुलाकर साथ बैठाते और कहते, इंसाफ वहीं होता है जहां मोहब्बत बसी हो। फौजों के झंडे हवा में लहराते, मगर अब तलवारें जुल्म के लिए नहीं, अमन की हिफाजत के लिए थीं। कहानी यहीं थमती नहीं। 1 साल सूखा पड़ा। आसमान ने जैसे रूठ कर बारिश रोक दी। खेत सूखने लगे,
किसान मायूस। आरमान के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने राजकोष से नहीं, पहले अपने निजी खजाने से अनाज निकाला, अपने पुराने साथियों के साथ अनाज के गोदाम खोले, शहर के अमीरों से अपील की, यह वक्त दिखावे का नहीं, देने का है। शहजादी ने महल के कीमती पर्दे उतरवाए, उन्हें बेचकर पैसे जुटाए और औरतों की टोली बनाकर रोटियां बनवाने लगी। मदरसे के बच्चे दाने दाने जोड़कर थैलियां भरते और गांवों में बांटते। जब पहली बारिश की बूंदें गिरीं, शहर के हर मकान की छत पर कोई न कोई दुआ के लिए हाथ उठाए खड़ा था। पानी के साथ लोगों की आंखों से भी आंसू गिरे, रहमत के आंसू। उसी शाम शहजादी ने आरमान के हाथ थामकर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि तख्त का मतलब ऊंचाई नहीं, जिम्मेदारी है। और फिर वो दिन आया जब दरबार में शहनाइयां बजीं। शहजादी मल्लिका तरन्नुम और आरमान के घर एक बेटी का जन्म हुआ। शहर ने मिठाइयां बांटी। बादशाह ने उसे गोद में उठाकर कहा, ये बच्ची उस मोहब्बत की निशानी है जो अमीरी गरीबी, रंग रुतबे के फासलों को मिटा देती है। बच्ची का नाम रखा गया नूर। कहते हैं कि जब नूर हंसती तो महल के दियों में लौ तेज हो जाती, जब वो रोती तो बाघ के फव्वारे धीमे पड़ जाते, जैसे शहर उसकी सांस के साथ सांस ले रहा हो। कई सालों बाद जब औरंगजेब बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने एक आखिरी फरमान जारी किया, ताज और तख्त सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, मेहनत और इंसाफ के रिश्ते से आगे बढ़ेंगे। उसने आरमान को शाही सलाहकार और शहरों का सरपरस्त घोषित किया और शहजादी मलिका तरन्नुम को खास इख्तियार दिया कि वो तालीम और इलाज के सभी इदारों की सरपरस्ती करें। लोग खुश हुए, शहर में मेले लगे और रातों में कव्वाली की महफिलें सजीं। शहजादी का नाम क्यों मल्लिका तरन्नुम पड़ा था, ये अब सब समझ गए, क्योंकि उसकी मौजूदगी से शहर की जिंदगी खुद एक तरन्नुम बन चुकी थी। और आरमान, वो उस तरन्नुम का सधा हुआ सुर था, सीधा, सच्चा और दिल में उतर जाने वाला। कहते हैं आज भी अगर कोई उस पुराने शहर की सरहदों पर जाकर खड़ा हो तो हवा में धीमी सी खुशबू आती है, शायद वही इत्र जो शहजादी के कमरे में महकता था, और दूर जंगल की तरफ से दफ की मंद मंद थाप सुनाई देती है, जैसे आरमान आज भी लोगों को ताल सिखा रहा हो। जो राहगीर शाम को नदी किनारे दुआ मांगता है, उसे लगता है कि पानी की लहरों पर कोई रोशनी तैर रही है। शायद वो नूर की हंसी है जो आज भी शहर की दीवारों पर चमक छोड़ जाती है। और अगर आप कभी उन बाइयों में जाएं तो बच्चों की खेलती टोलियों के बीच कोई बूढ़ा आदमी आपको कहेगा, बेटा याद रखना, तख्त से बड़ी चीज दिल है। जुल्म की ताकत मिट जाती है, मोहब्बत की रोशनी कायम रहती है। शहजादी मल्लिका तरन्नुम और लकड़हारे का बेटा आरमान, इन दोनों ने यही सिखाया कि इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। यही है हमारी कहानी, जहां एक गलती से चला तीर मोहब्बत की राह बन गया, जहां एक आम लड़का अमानत, बहादुरी और दानिशमंदी से शाही दामाद बना, जहां एक शहजादी ने अपने दिल का खाली कमरा इंसानियत से भर लिया, और जहां एक बादशाह ने अपनी सल्तनत की सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, अपने बच्चों के प्यार से देखी। और सबसे हसीन बात, ये कहानी अच्छे अंजाम पर खत्म होती है, क्योंकि जब तक शहरों में बांटने वाले हाथ, सुनने वाले कान और सच बोलने वाली जुबानें हैं, मोहब्बत हार नहीं सकती।